नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर, मेरा टोटल 32 साल का एक्सपीरियंस है। एक और बेहतरीन वीडियो में लेके आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन में। और ये क्लॉज नंबर 9, 10 और 11 जो ISO के 30415 के स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और ये 3 क्लॉज बात करते हैं डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डिलीवरी के बारे में, प्रोक्योरमेंट के बारे में और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के बारे में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये 3 क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट ले सकती है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके। अगर हम घर में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता कि रोज़ हम सेम सब्जी खाते हैं। अगर हमें आलू खाने बहुत अच्छे भी लगते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम रोज़ आलू खाते हैं, और शायद आलू रोज़ खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होता कि हम छुट्टी मनाने के लिए सिर्फ एक ही जगह जाते हैं घूमने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि अगर आज शिमला गए हैं तो कल मसूरी जाएं, या फिर कहीं और जाएं, या फिर कहीं और जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम एक ही जगह बार बार जाते हैं, क्योंकि हमें वैरायटी पसंद है। कुछ इसी तरह से डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन में भी है, जहाँ पर फोकस इस बारे में है कि किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किस तरीके से हम इंश्योर कर सकें कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी पर्टिकुलर नेशनैलिटी को, कलर को, रिलीजन को, कास्ट को ना फोकस करते हुए किस तरह से ओवरऑल इंगेजमेंट हम लोगों की कर पाएँ। क्योंकि अगर इस तरह का होगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी इन कंपैरिजन टू उन कंपनीज़ के जो इन सब बातों को फॉलो नहीं करती उनसे कहीं ज़्यादा होगी। तो ये जो 3 क्लॉजेस को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं क्या बात करता है। जो क्लॉज नंबर 9 है वो बात करता है डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी के बारे में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटेंट ये है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन या डेवलपमेंट या उसकी डिलीवरी या उसकी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो हमें इस बात को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन में जो प्रिंसिपल है क्या उसका हम ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से हम ध्यान रख पा रहे हैं इस बारे में कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको दिखने में कुछ दिक्कत हो, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अपनी प्लानिंग में या डिज़ाइनिंग में जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा सड़क पे कुछ मार्किंग होती हैं जहाँ पे कुछ थोड़ा सा उभरा उभरा सा होता है, सड़क पे जगह बनी होती है। तो उसका इंटेंट ये है कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो उसको मार्किंग से पता लग सके कि उनको आगे जाने का रास्ता क्या है। या अक्सर आपने देखा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जिस समय हम कोई भी प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम या एडवर्टीजमेंट का काम कर रहे हैं, उसमें जिस तरह के वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो इमेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि सभी सेक्टर्स के लोगों को उसका हम कंसिडर कर रहे हैं। और जिस समय हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी की सेंसिबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है या किसी पर्टिकुलर वर्क को ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि वो बहुत अच्छे नहीं हो। जैसे कि आपने देखा हो कुछ वाइटनिंग क्रीम होती हैं कि हम और ज़्यादा गोरे कैसे हो सकते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिस समय हम उसको प्रमोट कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ी एक ऑडियंस ऐसी है या पॉपुलेशन ऐसी है जिसको हम कह रहे हैं कि आप गोरे नहीं हैं, तो उसको किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है। या जिस समय हम नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, क्या हम सभी तरह के लोगों को कवर कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करें, क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों की क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन है, क्या हम समझने की कोशिश करते हैं। और जिस समय हम कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या इस बात का हम ध्यान रख रहे हैं कि हम सारी डाइवर्स बैकग्राउंड को ध्यान में रखें, क्या उसका ध्यान रख रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, जिसके एडवर्टीजमेंट में आपको हमेशा ही डिफरेंट कलर और नेशनैलिटी के लोग हमेशा आपको दिखेंगे। देन इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे किस किस तरह के रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इंडिया के कुछ देशों के साथ रिलेशन आज के टाइम में बहुत अच्छे नहीं है, बट हो सकता है कि हम वहाँ से मटेरियल इंपोर्ट करते हों, से चाइना। तो क्या इस बात का हम ध्यान रख रहे हैं कि प्रमोशन के टाइम हम चाइना का नाम बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें जिससे कि लोगों के मन में कोई फीलिंग ना आए। इसको मेज़र करने का तरीका हो सकता है कि किस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को यूज़ करने में, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और किस तरीके के एग्जाम्पल हैं जो कि इंक्लूसिव या नॉन इंक्लूसिव बिहेवियर के हो सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इफेक्टिवली डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में इन सब चीज़ों को इंश्योर करेगी तो उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। सर्टेनली उसके यहाँ पे जो भी मार्केटिंग होगी या जो भी एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा वो ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ लोगों को कवर किया जाएगा, ना कि किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन को। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में
कोई कॉन्टीजेंट वर्कर, कोई टेम्प्रेरी वर्कर काम करे, तो इस बात को भी इंश्योर किया जाएगा कि जो मिनिमम वेजेस उसका ध्यान रखा जाए। और उस ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश रहेगी कि वो अपनी एक ऐसी इमेज बनाए जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, ये सोसाइटी का बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे कि रिसेंटली प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने कुछ मार्किंग बनाई थी अपनी शैम्पू एंड कंडीशनर की बोतल में, जिससे कि जो लोग नहीं देख पाते वो हाथ लगा के समझ पाएँ कि ये शैम्पू की बोतल है या ये कंडीशनर की बोतल है। अब दूसरा आता है क्लॉज नंबर 10, जो बात करता है प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन के बारे में। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में काम नहीं करती, उसको अपने बहुत सारे सप्लायर्स को डेवलप करना पड़ता है और उन्हीं के साथ ही वो काम कर पाते हैं। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस समय हम सप्लायर का सिलेक्शन कर रहे हैं उस समय क्या हम डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम किसी खास कैटेगरी या खास लोकेशन के सप्लायर को ही मेन वो कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई ख़ास ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हमारा ध्यान ही नहीं है, और अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी रेजिलियंस को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। देन इस बात को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम कंटिन्यूअल कमिटमेंट देख पाएँ विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर्स, जिससे कि जो भी सप्लायर्स हमारे साथ जुड़े हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ हो, वहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं वो रिस्पेक्टफुल हो। और क्या एक्शन ले सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले तो अपने सप्लायर्स के एंड पे ये देख सकती है कि जो हमने कम्युनिकेशन किया डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, क्या वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हुआ है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है जहाँ पे वो लोगों को बताते हैं कि आप कोई मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, क्या वो सिंप्लीफाइड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमने बना रखा है। क्या हमने इस बात को इंश्योर किया है कि सप्लायर सिलेक्शन के टाइम में जो एचआर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ऑर्गेनाइजेशन की उसको हम कम्युनिकेट करें, और किस तरीके से हम ये देखें कि हम जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकें पूरी सप्लाई चेन के साथ। एक बहुत अच्छा तरीका जो हो सकता है इसको मेज़र करने का वो ये हो सकता है कि किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, कौन से इंसिडेंट्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सप्लायर्स। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो जो भी सप्लायर की डाइवर्सिटी की स्ट्रेटेजी है उसकी इफेक्टिवनेस को मेज़र की जा सकती है, और किस तरीके से एचआर की पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसको भी देखा जा सकता है। अब आता है क्लॉज नंबर 11, जो बात करता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। जैसे मैंने बात की अभी क्लॉज नंबर 10 में सप्लायर्स के बारे में, बट सप्लायर एक स्टेक होल्डर है, इसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर हो सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, मे बी कहीं कोई सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, मे बी जो आसपास गांव के लोग हो सकते हैं, मे बी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं, वो सब भी हमारे इक्वल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि उनके कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में वो कौन कौन से और स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे हमारा रिलेशनशिप किस तरीके का है, और क्या हम डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के प्रिंसिपल को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात को अगर हम देखें कि जो भी है उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है, क्या उसको हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और उनसे क्या कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। अगर हम पॉसिबल एक्शंस की बात करें तो हमें इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को समझना है, असेस करना है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या हमारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं जिससे हम काम कर सकते हैं, और उसके बाद किस तरीके से हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इंगेज कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स का। और ये बहुत ज़रूरी है कि उसको मॉनिटर कर पाना समय समय पे कि उसकी क्या इन्फ्लुएंस है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सिस्टमेटिकली एंड इफेक्टिवली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी तो वो इंश्योर कर सकती है कि जो लोगों की नॉलेज है, जो गुड प्रैक्टिसेस है, वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी और सभी को उसका बेनिफिट होगा। तो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की क्लॉज नंबर 9, 10 और 11। जो क्लॉज नंबर 9 था वो बात कर रहा था डिज़ाइन, डिलीवरी एंड डेवलपमेंट के बारे में। क्लॉज नंबर 10 बात कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर डेवलपमेंट, एंड क्लॉज नंबर 11 बात कर रहा था जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी इसी बारे में रहेगा, जहां मैं बात करने वाला एक चेकलिस्ट के बारे में जो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की है, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है, इंटरनली भी या अपने सप्लायर्स के लिए भी। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ यूज़फुल है तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।